पाकिस्तान में नारा लग रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और अब जो है ना पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं जिंदाबाद नहीं जिंदाबाद। प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट में हम पहचाने कैसे कि कौन सा साधु सच्चा है, कौन सा नकली है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान और रहीमन छुपाए ना छुपे जागे जगत जग जाने। अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है अच्छा, तो उसको लेके वो कायदा के अंदर विवाह कर लेता है। अगर आप उनकी लड़की से शादी करोगे तो आपको 4 लाख 5 लाख रुपए उनको दहेज में देना पड़ेगा। लड़कियों को मतलब खरीद रहे हैं एक तरह से। एक तरीके से लड़कियों को बेचना, जैसे हम लड़के को बेचते हैं ना दिल्ली के आसपास, उसी तरीके से वो लड़की को बेचते हैं। 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं गुजरात के, पंजाब के, गोवा के, मणिपुर के, तो इनमें आपको लगता है क्या कौन सी सरकार आएगी? देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वहाँ 100% 2027 में योगी जी की सरकार आएगी। और पंजाब इस बार हम छीन लेंगे। जिस तरीके से हमने दिल्ली को छीना है तो इसी तरीके से हम लोग जो है पंजाब को भी छीन लेंगे। दोस्तों, इतिहास पर नजर डालें तो जब जब इस धरा पर अत्याचार बढ़े, मानवता का विनाश हुआ है, पाप और अधर्म ने अपनी सीमाएं लांघी है, तब तब हमारे देश में संत जनों ने शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र उठा करके मानवता की रक्षा की और धर्म की पुनः स्थापना की है। और अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो संत परशुराम जी ने भी 21 बार इस धरती को छत्रविहीन किया है मानवता और धर्म को बचाने के लिए। ठीक आज इसी तरह हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को खत्म किया है और धर्म की पुनः स्थापना की और कानून को सशक्त रूप से पुनः स्थापित किया है। और आज हमारे साथ योगी आदित्यनाथ जी जैसे एक बेहद खास शख्सियत है जिनके वेशभूषा और चेहरा योगी आदित्यनाथ से मिलता है, जिनका नाम है जोगी विजेंद्र नाथ जी। और आज हम इनसे बात करने वाले हैं इस देश में घट रही गंभीर घटनाओं के बारे में और साथ ही जानेंगे कि इनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। तो जोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जी जय श्री राम। जय श्री राम। और बताइए आप कैसे हैं? खूब बढ़िया है, बाबा गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से सब आनंद है। हम चाहते हैं कि पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को जरूर बताएं। जी 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 देखिए, मेरा नाम जोगी विजेंद्र नाथ है। मैं 2017 से नाथ संप्रदाय में दीक्षित हूँ। नाथ संप्रदाय में? इसमें योगी जी जिसके मुखिया हैं उसी नाथ संप्रदाय में मैं दीक्षित हूँ। और मेरे गुरु श्री शिवनाथ योगी जी, जो योगी जी के गुरु भाई भी हैं और श्री अभेद्रनाथ जी के शिष्य हैं। अच्छा। गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो आपने 2017 से इस संप्रदाय को ज्वाइन किया है? 2017 में मैंने नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली है। वैसे मैं जन्म से ही नाथ संप्रदाय से हूँ। अच्छा। यानी जन्म से ही मेरे सरनेम जो है नाथ योगी लगता है। दीक्षित आप 2017 में मैं नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुआ हूँ। गुरु गोरखनाथ जी के जो महंत हैं श्री शिवनाथ योगी जी से, जो योगी जी के गुरु भाई भी हैं। अच्छा। वैसे दिखने में आपको अगर जैसे हम देखें, एक झलक आपको कोई देखे तो कोई मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि आप योगी जी हैं या जोगी जी हैं। तो ऐसी कोई अपना कोई किस्सा बताइए कि आपके साथ मतलब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, ये भगवान गुरु गोरखनाथ जी की, महाकाल की, महादेव की कृपा है कि हमारा चेहरा हूबहू योगी आदित्यनाथ जी से मिलता है। और ये हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। और जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जब से योगी जी का चर्चा अपने भारत में ही नहीं, भारत के आसपास जितने भी देश हैं सब जगह हो रहा है। और ऐसे में जब हमको ये पता चला कि हमारा जो चेहरा है हूबहू योगी जी जैसा लगता है, तो हमने भी सोचा कि योगी जी जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम भी कुछ जन सेवा कर लें और जनता के लिए कुछ अच्छा काम कर लें। क्योंकि हमको लगता था कि योगी जी अकेले, जब योगी जी की पूरे देश में मांग है तो योगी जी अकेले इतना सब कुछ नहीं संभाल पाए, तो थोड़ा बहुत सहयोग हम भी योगी जी का कर लेते हैं। तो चुनाव प्रचार में कहीं भी जहाँ योगी जी की डिमांड होती है और योगी जी नहीं पहुँच पाते हैं तो हम योगी जी का सहयोग कर लेते हैं और चुनाव प्रचार में चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो हमको अच्छी लगती है, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा, आप मतलब जैसे ये जो आपने संत का जो पथ चुना है, इस मार्ग पर आपने कैसे अपने आप को चलाया? मतलब आपको किसने प्रेरित किया कि आपको इस मार्ग पर चलना चाहिए? आपने संन्यास कैसे लिया? एक्चुअली क्या है कि वैसे तो मैं खुद ही नाथ संप्रदाय से हूँ, जन्म से जोगी हूँ। तो 50% जो साधु संतों के गुण होते हैं वो तो हमें जन्म से ही हैं। जैसे? क्योंकि नाथ संप्रदाय से ही हैं और नाथ संप्रदाय में जन्म लिया है। हमारा जो, जैसे आपने सुना होगा नाथ जोगी, हाँ, एक संप्रदाय होता है। अच्छा। तो उसी में हमने जन्म लिया है, हम जन्म से नाथ जोगी हैं। फिर योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने और उनका जब पूरे देश में चर्चा हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो योगी जी जैसे ही दिखते हैं और आप हो भी जोगी,
तो फिर हमने गोरखपुर जाके और हमारे जो शिवनाथ योगी जी हैं उनसे दीक्षित हो गए। तो मतलब जैसे जब से आपको लोगों ने बताया कि आप योगी जैसे दिखते हो, जी जी जी। तो क्या आपने उसके बाद फिर थोड़े अपने आप को और एनहेंस किया हाँ, उनके और जैसे? एक्टिव कर दिया उनके जैसे, कि भाई जब उनके जैसे दिख रहे हैं तो हम काम भी उनके जैसे करें। जैसे उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना आपने स्टार्ट जी, किया हाँ होगा, कि उनके जो सिद्धांत है उनको मानना आपने शुरू किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये भगवा जो है ना, इसमें इतनी ताकत है, जब आप भगवा धारण करोगे ना तो भगवा की जो शक्ति है वो अपने आप ही आपके अंदर विराजमान हो जाएगी। आप कभी भी जो है ना किसी गलत कार्य को सोचोगे भी नहीं करने का तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने भगवा धारण कर रखा है। ये भगवान शिव जी और भगवान शक्ति का रूप है भगवा जो है। उस कलर से इतनी शक्ति आ जाती है हमारे उस शरीर कलर से इतनी शक्ति आ जाती है कि आप कोई भी गलत कार्य करने के लिए जो है ना सोचोगे भी नहीं। में। और अगर आपके मन में आएगा भी तो आप ये सोच के पीछे हट जाओगे कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। देखिए मैं आपको है ना एक छोटा सा वो बताता हूँ कि एक बार जो है ना एक संत थे और उनको कभी कभी दारू पीने की आदत थी। संत को दारू पीने की? संत को थी, अच्छा। लेकिन जब है ना उन्होंने देखा कि उन्होंने चोला पहन रखा है तो वो कभी दारू की दुकान पे नहीं जाया करते थे। खुद लेने के लिए? खुद लेने के लिए कभी नहीं जाया करते थे। उनको कभी कोई शिष्य ला के दे देता था तो वो अपना चुपके से पी लिया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कोई शिष्य उनका आया ही नहीं और उनको बहुत उनका इच्छा हो रहा था कि दारू पिएंगे। लेकिन वो फिर उन्होंने सोचा कि चलो अपन ही दारू की दुकान पे चले जाते हैं। वो दारू की दुकान पे गए, वहाँ उनके काफ़ी शिष्य मिले और उन्होंने उनको प्रणाम किया। अच्छा, शिष्य भी मिले? हाँ, प्रणाम किया और शिष्यों ने फिर कहा कि गुरुजी आप गलत जगह पे आ गए। ये तो दारू की दुकान है। क्योंकि उन शिष्यों को नहीं पता था कि गुरुजी इस तरीके का कुछ करते हैं। तो गुरुजी के मन में एकदम जागरूकता आई और उन्होंने सोचा कि जब हमारे शिष्य हमारा इतना सम्मान करते हैं, उन्होंने उसी दिन से उसको त्याग दिया। तो जब बुरा विचार आता है और सामने वाला जब आपका कोई सम्मान करता है ना, तो आपके मन में अगर बुरा विचार आएगा भी ना तो ऑटोमेटिक आप उसको त्याग दोगे, आप गलत करोगे नहीं। क्योंकि सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं आदमी की आत्मा को झंझोड़ के रख देता है। जब भगवा का सम्मान तो पूरे देश में होता है, जब आपका सम्मान होगा तो आपके अंदर जो बुराइयां हैं ना वो भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। वेशभूषा की पावर है। अगर आप जैसे आर्मी की ड्रेस पहन लो तो आपको अलग ही एक जोश, मतलब देश के प्रति आ जाता है ना, जोश आ जाता है, देशभक्ति जागरूक हो जाती है। अगर आप आर्मी की ड्रेस पहन लोगे ना तो देशभक्ति जागरूक होती है। इसी तरह से आप भगवा पहनोगे ना तो त्याग, भगवान की भक्ति, त्याग, समर्पण और अच्छे कार्य करने की क्षमता आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन आज के डेट में एक दिक्कत पता क्या है कि आज के डेट में भगवा को कुछ नकली साधुओं ने भी बदनाम कर दिया है। आपने देखा था अभी कुंभ के अंदर भी काफी सारे नकली पकड़े गए थे। और आजकल तो कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि अगर काम धंधा नहीं है तो वो दाढ़ी बड़ी कर लेते हैं, बाल बड़े करके, और एक भगवा वस्त्र धारण किया और वो भिक्षा मांग रहे हैं, एक साधु की वेशभूषा धारण करके। देखिए वो कमाने का जरिया बना दिया उसको। क्या होता है, देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो जब कुछ अच्छा होगा ना तो उसके पीछे है ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा भी होगा। देखो जो लोग है ना ये सोचकर भगवा धारण कर रहे हैं कि उनको करना ही गलत है, तो उनकी मानसिकता को तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो लोग ये सोचकर पहनते हैं कि नहीं हमको कुछ अच्छा करना है, तो उसमें और शक्ति प्रदान भगवा जो वस्त्र है वो करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट में हम पहचाने कैसे कि कौन सा साधु सच्चा है, कौन सा नकली है। देखिए, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान और रहीमन छुपाए ना छुपे जागे जगत जग जान। यानी कि जो बुरा कार्य करता है ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता। कितने दिन तक छुप के रहेगा? झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा और वो खुद अपने मुंह से बोलेगा। देखो, खैर खून खांसी खुशी ये कभी छुपाने से नहीं छुपती। आदमी छुपाने की कोशिश करता है लेकिन एक ना एक दिन वो खुद अपने प्रकट हो जाता है सच, अपने लफ्जों से ही कह देता है कि मैंने वहां पे इस तरीके से गलत काम किया। या कहीं भी चार आदमियों के साथ बैठा होगा तो वो अपने आप बोल देगा कि मैंने जो है वहां पे भगवा पहन के इस तरीके से कुछ गलत किया, और वो एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। अच्छा स्वामी जी, आप जैसे योगी आदित्यनाथ जी से दिखते हो, आप पब्लिक में भी जाते हो तो आपको सभी लोग अब तो कहने लगे हैं कि योगी 2.0। जी जी। तो
आपको लगता है कि आपको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए? कभी आपका मन करता है कि मैं भी पॉलिटिक्स में जाऊं और मौका मिले तो आप भी देश की सेवा करो? देखिए, हमारा भी मन करता है पॉलिटिक्स में जाने का, और मौका मिला तो मैं ज़रूर देश की सेवा करूँगा। लेकिन मैं ये जो और नेता करते हैं ना, उनके जैसी पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। जैसे कि मेरा पॉलिटिक्स में आने के बाद मेरा मकसद सिर्फ देश को ऊंचाई तक पहुंचाना, देश में अच्छे अच्छे काम करना, देश किस तरीके से आगे बढ़े उस पे काम करना, देश में साफ सुथरा हो, और जो हम बोलेंगे वही हम करेंगे। जैसे योगी जी करते हैं ना, कि जो हम कहेंगे वही हम करेंगे। ज्यादातर नेता पॉलिटिक्स में, मतलब नेता जो या फिर कोई भी इंसान है, वो पॉलिटिक्स में आना इसलिए चाहता है क्योंकि उनको पावर चाहिए, पावर एंड मनी। बिकॉज ये वही आजकल पॉलिटिक्स को वही सोर्स बना दिया कि हमें पावर मिल जाएगा, हमें मनी मिल जाएगा, तो उसके बाद हम जैसा चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आपको, जैसे आप अगर पॉलिटिक्स में आप आ जाते हो, आपको टिकट जहाँ का भी आपको चाहिए आपको मिल जाता है, जहाँ से भी आप खड़े होना चाहते हैं, तो फिर आप उस पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? वही बता रहे हैं कि हम लोग जो है ना पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और हम जो है ना पूरी रूपरेखा बनाएंगे कि कहाँ पे क्या क्या काम करना है। एक लिस्ट बनाएंगे, इस क्षेत्र में क्या क्या काम अभी हमसे पहले जो नेता थे उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए, और जनता को क्या क्या काम की ज़रूरत है। शिक्षा किस दृष्टि से चल रही है, शिक्षा में कहीं व्यापार तो नहीं हो रहा है, हमारे गरीब बच्चे हैं वहाँ तक शिक्षा पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है, शुद्ध पेयजल लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल लोगों को टाइम से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ है ना, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, हमारा युवा जो है उसको रोज़गार मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, और हमारा जो सिस्टम है वो ईमानदारी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनाएंगे, और फिर हम लोग जो है ना उस पर काम करेंगे। सिस्टम को सुधारने के लिए लेकिन ग्राउंड लेवल पर ही काम करना पड़ेगा। हाँ, ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, हम खुद जाके काम करेंगे। हमको लगेगा कि यहाँ किसी अफसर को पहुँचाना या किसी छोटे नेता को पहुँचाने से अच्छा है हम खुद जाके वहाँ मॉनिटरिंग करेंगे। क्योंकि दिल्ली को अगर हम बाहर से देखते हैं तो दिल्ली बड़ी सुंदर लगती है देखने में, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब दिल्ली की कॉलोनी के अंदर अगर जाओगे, जब हम जाते हैं दिल्ली की कॉलोनी के अंदर, तो वहां पर सड़कें, पानी और सीवर ऐसे बह रहे हैं। यहाँ तक कि कितने केसेस आते हैं बारिश के टाइम पे कि दिल्ली का पूरे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। डिलीवरी वाले लोग जो हैं, या एक जोमेटो वाला था वो पूरा गटर के अंदर गिर गया था। तो वही है कि चीजें तो छोटी छोटी चीजें से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ विकास आएगा। वरना बाहर से तो विकास दिख रहा है, बट अंदर से असलियत में जो विकास आना चाहिए वो विकास नहीं है अभी। देखिए, हमारे पास संसाधन कोई कमी नहीं, काम करने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कुछ भ्रष्ट लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, जब उनके पास बजट आता है तो बजट में से इतना गोलमाल कर देते हैं कि जिस काम के लिए बजट आता है ना वो काम ढंग से हो ही नहीं पाता है। शायद जो बजट मिलता है, हमें ऐसा लगता है कि जो बजट मिलता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बजट एलोकेट नहीं करती है, बजट मिलता है, लेकिन जितना उस बजट से जितना मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए था, शायद उसमें भी घपलेबाजी कर दी जाती है। जो सड़कें जिस हिसाब से बननी चाहिए, सड़कें ऐसी बनाई जाती है कि वो एक बारिश आते ही सब खराब हो जाती है। उन्हीं सब चीज़ों पे तो हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कि भाई जो पैसा आया है, क्योंकि देखो इस चीज़ को तो हर आदमी समझता है कि अगर 20 करोड़ रुपया आया है तो 20 करोड़ दिखना भी चाहिए कि लगाए कि नहीं। 20 नहीं लगा तो कम से कम हमको दिखे कि 15 तो कहाँ लगाए। भाई हम लोग समझते हैं कि आटे में नमक जितना झोल तो चलता है, झोल चलता है, लेकिन इन्हें लोग तो जो नमक में आटा मिला रहे हैं, ये स्थिति अभी भारत में हो गई है नेताओं की। अगर सही ईमानदारी से नेता लोग काम करें ना तो हमारा देश है ना सोने की चिड़िया हो जाए। अच्छा, आपको लगता है कि जो योगी जी काम कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने जितना काम किया है वो पूरी ईमानदारी से किया है, और या फिर और उसमें गुंजाइश है कुछ अच्छा करने की? अगर आप उनकी जगह होते तो कैसा करते? देखो, योगी जी की जगह अगर मैं होता ना तो योगी जी से अच्छा मैं नहीं कर पाता, ये मुझे पता है, क्योंकि योगी जी तो खरा सोना है। लेकिन क्या है कि योगी जी अकेले और इतना बड़ा स्टेट, अब कहीं ना कहीं कोई कमियां रह जाती है, फिर भी योगी जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और योगी जी पे कोई 1 रुपए का दाग नहीं लगा सकता। उत्तर प्रदेश कोई छोटा स्टेट तो है नहीं, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है। रिस्पांसिबिलिटी आप ये समझ लीजिए पाकिस्तान से भी ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। ऐसे में इतने बड़े स्टेट को चलाना और इतना व्यवस्थित करना, आज मुझे लगता है पूरे भारत में अगर कोई स्टेट सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है और सबसे तेजी से जहाँ कानून व्यवस्था सुधर रही है, जहाँ हर चीज़ में उत्तर प्रदेश आगे हो रहा है, उसमें
सबसे अच्छा काम योगी जी के द्वारा किया गया है, और योगी जी के द्वारा आज तक कोई करप्शन का किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। लेकिन योगी जी पे आरोप लगते हैं कि वो काम से ज्यादा नाम चेंज करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ जगह के नाम चेंज करे हैं। फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद को जो प्रयागराज बनाया उन्होंने, किया था, और भी अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ का देखिए- जो युवा है उनका कहना है कि रोजगार पे कम आजकल बातें हो रही हैं और नाम बदलने पर या पब्लिसिटी ज्यादा होती है, मीडिया पर पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा होते हैं। देखिए, ये बात आपकी सही है कि योगी जी नाम बदलने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इन्हें क्या है कि ये हमारा इतिहास है और ये हमारी संस्कृति भी है। अगर इतिहास और संस्कृति को साथ में लेके नहीं चलेंगे ना तो लोग भूल जाएंगे। आज अगर योगी जी इलाहाबाद को प्रयागराज नहीं करते तो लोगों को कैसे पता चलता है कि वो प्रयागराज है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं धीरे धीरे। जो प्राचीन जो नाम तो उनके हम पहले थे। हाँ, योगी जी ये चाहते हैं, क्योंकि योगी जी संस्कृति और धर्म से जुड़े हुए हैं, उनकी धर्म और संस्कृति में आस्था है, तो वो चाहते हैं कि हमारा पुराना भारत जो है वो लौट के आ जाए। हम इतनी आस्था है कि वो कट्टर हम तो ताजमहल को भी राममहल करने वाले हैं। ताजमहल को राममहल ऐसे बोला भी जाता है कि उसको बनवाया भी हिंदू किसी राजा नहीं था पहले। हाँ, पर क्या लेकिन है हमारी किताबों में, हमारी हिस्ट्री में तो यही बताया है कि ताजमहल मुगलों के द्वारा बनाया गया है, और इन्होंने लेकिन अभी एक रिसर्च सामने आई है, उसमें बताया गया है कि जो बताया गया था ना 20,000 लोगों के हाथ काटे थे ताजमहल बनवाने के बाद, वो भी झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था इतिहास में। देखिए क्या है कि जब 200-500 साल मुगलों ने राज्य किया तो उन्होंने जो लिख दिया, जो बता दिया, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी जो किताबें हैं जिससे हम शिक्षा लेते हैं, जो हमारा बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड जिससे हम पढ़ाई करते हैं, उसमें भी हिस्ट्री में सिर्फ मुगलों की वाहवाही सुनने को मिलती है। देखिए, जो चीजें जब जिसका राज होगा और वो जो पढ़ाने के लिए कहेगा वही हमको पढ़ाया जाएगा, और जो हम लोग पढ़ेंगे उसी के बारे में तो हमको जानकारी होगी। तो बेसिकली जो योगी जी हैं, आप उनसे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है प्रेरित हैं और आप उनके समर्थक भी हैं। बिल्कुल, योगी जी के समर्थक भी हैं, योगी जी से प्रेरित भी हैं, और योगी जी नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। अच्छा। योगी जी जो है ना आज के समय में जो पूरे भारत में नाथ संप्रदाय है उसके गुरु हैं। अच्छा। जो हमारी गुरु गोरखनाथ जी की जो गोरखपुर पीठ है ना, हाँ, वो भारत की सबसे बड़ी पीठ है। अच्छा। और वो वहाँ के महंत है। तो उस नाते योगी जी जो है ना नाथ संप्रदाय के मुखिया भी है। तो बेसिकली नाथ संप्रदाय, इनका लक्ष्य क्या है? ये क्या मतलब देश के प्रति, मतलब इनका सिर्फ धर्म को लेकर के है या फिर देश में भी अपना कुछ योगदान देते हैं? देखिए, नाथ संप्रदाय प्राचीन काल का संप्रदाय है, यानी कि सबसे पुराना संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। अच्छा। भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा नाथ संप्रदाय को रचित किया गया था। भोलेनाथ नाथ संप्रदाय, हाँ, भोलेनाथ से ही उत्पन्न हुआ था नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के सबसे पहले जो गुरु थे वो थे मच्छिंद्र नाथ। अच्छा। वो भगवान भोलेनाथ जी के बहुत बड़े भगत थे, और भगवान भोलेनाथ जी ने जब मच्छिंद्र नाथ जी ने अपनी तपस्या करके उनसे प्रार्थना की थी कि भगवान अब बताइए आप कि आगे नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार कैसे होगा, तो उन्होंने फिर इन्हें भोलेनाथ जी ने मच्छिंद्र नाथ जी को एक भभूति दी थी कि ये भभूति लीजिए, इससे जो बालक पैदा होगा वो नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करेगा। और उसमें फिर इन्हें गुरु गोरखनाथ जी जो है उस भभूति से प्रकट हुए थे। अच्छा। तो गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे सतयुग, कलयुग, द्वापर युग और त्रेता युग, चारों युगों में गुरु गोरखनाथ जी की चर्चा है। गुरु गोरखनाथ जी थे, भगवान राम जब हुए थे ना तो गुरु गोरखनाथ जी जो थे उन्होंने ही यज्ञ किया था। अच्छा। जब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बोला था कि आप नाथ संप्रदाय के किसी गुरु से यज्ञ करवाइए, अच्छा, जब आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति होगी। इतना प्राचीन, मतलब इतने समय से, युगों युगों से। अब आप सोच लो अनंत कि भगवान श्री राम का जन्म जब हुआ था तो वशिष्ठ जी ने बोला था कि नाथ संप्रदाय के किसी गुरु से आप यज्ञ करवाइए, जब आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति होगी। शायद तभी योगी जी धर्मयुक्त राजनीति करते हैं। तो जो है ना, जब उन्होंने यज्ञ करवाया फिर उन्होंने 4 लड्डू निकाल के दिए कि इनको अपनी रानियों को आप खिला दो, आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति होगी। तो उन्होंने एक कौशल्या को दिया, केकई को दिया, जो सुमित्रा जी थी उसको 2 दे दिए, तो उनको 2 बच्चे हुए, भरत, राम, शत्रुघ्न, लक्ष्मण।
अच्छा, आज की युवा पीढ़ी ना इसका मजाक बहुत उड़ाती है कि प्राचीन समय में ऐसा दिखाया जाता है नाटकों में कि पहले यज्ञ के अंदर जो है देवता निकलते हैं, वो फल दे के जाते हैं और फल खाने से जो है बच्चे हो जाते थे। तो ये कहाँ तक ठीक है युवा? देखो ये सब चीजें जो है ना, जब आज हम लोग देख रहे हैं एक मिसाइल जा रही है पाकिस्तान में गिर रही है, वह 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दे रही है, जब ये सच है तो उस जमाने की ये वो बातें भी सच है। बस हमने आंखों देखा नहीं है तो इसलिए हम भाई सच देखो नहीं हमने मानते। नहीं देखा ना, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने तो देखा है। और आज भी अगर आप उस चीज को यज्ञ करोगे कहीं तो आपको अनुभूति होगी कि वाकई वो चीज है। वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो आती हैं बिल्कुल बिल्कुल आता है, वाइब्रेशन आता है, पॉजिटिव आता है। और आप करोगे क्योंकि देखो जिसकी रही भावना, जिसकी जैसी भावना रहती है ना, ताको मिले मुहूर्त वैसी, उसको फिर वैसी चीजें मिलती है। अब किसी की भावना उसमें है ही नहीं। ईश्वर तो ये कहता है कि आप कुछ में चढ़ाइए, हम तो भावना के भूखे हैं। हाँ, आप भावना से हमारा नाम लीजिए, हम प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आजकल पूजा पाठ के नाम पे ढोंग बहुत होने लग गया है, ये सामग्री चाहिए, वो चाहिए। ये जो कलयुग है इसमें सब होगा। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आज से 1000 साल पहले ढोंग नहीं होता था। ये मुगल जो आए थे ये भी तो ढोंग ही कर रहे थे। हाँ, भाई इन्होंने हमारे देश में जो है ना, ये आए थे मेहमान बन के। हाँ, मेहमान। और हमारे देश में तो ये परंपरा थी अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। जब ये आए थे तो हमने बड़ी सेवा की थी कि आइए, भाई पता नहीं कुछ दूसरे देश से आए, भूखे आए, प्यासे आए, हमारे यहाँ भोजन बनता था, खिलाते थे। ये धीरे धीरे हमसे संधि करते गए। हमें क्या पता था कि ये पीठ में छुरा भोपेंगे। 800 साल राज करा, फिर उसके बाद 800 साल इन्होंने राज्य किया और उसके बाद में आज हमको ही कहते हैं कि ये काफिर है। अच्छा, वैसे इस चीज में आज की डेट में योगी जी और मोदी जी काफी अच्छे काम कर रहे हैं। जो मुगलों ने इतिहास को गड़बड़ किया, आजकल पाठ्यक्रम में उसको चेंज करा जा रहा है। 10वीं के बच्चों के, उससे छोटे जितने भी सीबीएसई बोर्ड में काफी सारे चैप्टर्स हटा दिए मुगलों के। वही तो कह रही हूँ क्योंकि उसमें वाहवाही है, मुगलों की वाहवाही है उन किताबों। देखो हमारा इतिहास था ना, वो तो मुगलों के समय पे जला दिया गया। हाँ, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो अंग्रेजों के समय पे खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा नीति लागू करी। आज भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे जो गुरुकुल में जो शिक्षा मिलती थी ना, वो सर्वोपरि थी। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी, हमारी जो सबसे बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसमें आग लगा दी गई, उसको जला दिया गया, हमारे इतिहास को मिटा दिया गया। हाँ, पूरी किताबें वगैरह सब, पुस्तकालय मतलब जो लाइब्रेरी थी कई पूरा महीनों जला तक दिया आग गया। उसमें चली थी। बताइए आप, किसी भी देश में हम लोग जो है किसी भी तरह का अत्याचार करते हैं, लेकिन किसी के इतिहास को थोड़ी जलाते हैं। लेकिन इन्होंने हमारे इतिहास को जलाया। ये चाहते थे कि यहाँ से जो है ना इनका इतिहास खत्म हो और ये सिर्फ है ना मुगलों के बारे में जाने। तो इन्होंने फिर इन्हें हमारा इतिहास खत्म करके और इन्होंने अपनी किताबें चलाई कि अकबर महान, हाँ, औरंगजेब महान, और हमारे जो शिवाजी महाराणा प्रताप जो थे, कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई है, भगत सिंह जी जो थे, ये इनको इन्होंने हटा दिया। फैमिली ट्री के बारे में बताया जाता है कि फैमिली ट्री ये है उनका। तो वही सब चीजें जो, तो योगी जी अगर कुछ नाम बदलने का कार्य कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छा कार्य है, क्योंकि उससे हमारा इतिहास वापस लौटेगा। वो इतिहास को याद दिला रहे हैं असलियत में कि तुम्हारा इतिहास ये नहीं है जो तुम पढ़ते हो। वो इतिहास याद दिला रहे हैं कि जो मिटा दिया गया है अब उसको वापस स्थापित कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है किसी राज्य का सीएम बनने का, तो आप किस राज्य के सीएम बनना चाहोगे? देखो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं मध्य प्रदेश का ही सीएम बनना चाहूंगा। आप क्योंकि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते क्योंकि मेरी कर्म भूमि मध्य प्रदेश है। मेरी जन्मभूमि वैसे राजस्थान है। अच्छा, राजस्थान जन्मभूमि आप? हाँ, मेरी जन्मभूमि राजस्थान है। तो मध्य प्रदेश या राजस्थान, दोनों में से जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा। और मतलब मेरे मन में एक भावना है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि एक नया सूर्योदय होगा। मतलब योगी जी एमपी में आप कुछ बता रहे थे कि दहेज को लेकर आप बता रहे थे कुछ, तो अगर आप एमपी के सीएम बन जाते हैं तो आप उसको कैसे खत्म करेंगे? देखिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है ना दहेज प्रथा कैसे है कि जैसे आपका बच्चा है और आपका बच्चा कोई बड़ा अफसर बन गया, तो समझ लो कि आप बिना दहेज के शादी नहीं करेंगे, मुंह मांगा पैसा मांगोगे कि हमारा बच्चा इतना बड़ा अफसर बना है, हमने इतना पैसा उसके लिए लगाया है, अब आप हमें पैसा दो जब हम आपकी लड़की से अपने लड़के की शादी करेंगे। गवर्नमेंट जॉब ये प्रथा दिल्ली तरफ है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सभी जगह पे है ना। लेकिन मध्य प्रदेश में आपको आधे मध्य प्रदेश में ये यही परंपरा मिलेगी कि हमारे लड़कों का दहेज मांगते हैं।
कोई लड़का अगर बड़ी सर्विस पे लग जाता है तो उसके लिए दहेज मांगते हैं, पद के हिसाब से हाँ। दहेज फिक्स हो जाता है। फिक्स हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है, थोड़ा उल्टा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र में आप जाओगे तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आदिवासी लोग जो होते हैं वो लड़कियों का दहेज लेते हैं। कैसे लड़कियों का दहेज कैसे? अगर आप उनकी लड़की से शादी करोगे तो आपको 4 लाख 5 लाख रुपए उनको दहेज में देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब लड़कियों को मतलब खरीद रहे हैं एक तरह से। एक तरीके से लड़कियों को बेचना, जैसे हम लड़के को बेचते हैं ना हाँ। दिल्ली के आसपास, हाँ। उसी तरीके से वो लड़की को बेचते हैं। वो भी एक तरीके से मतलब, दहेज ही हो गया। लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देते हैं हाँ। बेसिकली, जैसे अभी यहाँ पर होता है कि लड़की वाले लड़कों वालों को दहेज देते हैं, तो उसी वहाँ पर तरह उल्टा वहाँ फेरे नहीं होते, अच्छा, वहाँ गंधर्व विवाह होता है। तो ये इसके बारे में सरकार को नहीं पता? सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार क्या है कि अब आदिवासी बेल्ट है और उनका कहना है कि हमारी परंपरा है, ये प्राचीन परंपरा है आदिवासियों की, ये प्राचीन परंपरा है कि वो अगर अपनी लड़की को किसी लड़के के साथ में शादी करेंगे तो उससे दहेज लेंगे, बिना दहेज के वो आपको लड़की नहीं देंगे। और वहाँ पे मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जिला है झाबुआ, धार और झाबुआ। अच्छा। तो वहाँ पे भगोरिया लगता है होली के आसपास। होली के आसपास 15 दिन तक जो है ना भगोरिया मेला लगता है। तो उस मेले में अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है, अच्छा, तो उसको लेके वो कायदा गंधर्व विवाह कर लेता है। मतलब किसी भी राज्य से कोई भी जा सकता है? हाँ, किसी भी राज्य से कोई भी जा सकता है। वैसे अधिकतर है वहीं आसपास के लोग आते हैं। लड़के को लड़की की पसंद आती है, लड़की को लड़का पसंद नहीं दोनों एक आता? दूसरे आपसे को, सहमत हैं? हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वह प्रथा है, वह पान खिलाते हैं मेले में। अच्छा। तो लड़की ने अगर पान खा लिया तो वो आपसे खुश हो गई, अच्छा। तो वो आपके साथ चली जाएगी। फिर उसके परिवार के लोग आएंगे और आपसे दहेज की मांग करेंगे। अच्छा। ये शायद किसी को नहीं पता होगा, ये नहीं नहीं, सबको पता है, पूरे मध्य प्रदेश सरकार को पता है और मुझे लगता है पूरे देश की सरकार को भी पता है। नहीं, जिस हमारी ऑडियंस में जिसकी शादी नहीं हो रही होगी युवा की, वो वहां जा सकते हैं, उनको शादी जा सकते हैं, 5 लाख रुपए जेब में लेके जाए। अच्छा, पैसा भी चाहिए क्योंकि वहाँ बिना पैसे के आप उनकी लड़की लड़की को नहीं मिलेगी, मतलब वही है क्योंकि क्या है कि वो एक तरीके से दलित समाज है। हाँ। अगर उन्हें FIR कर दी हाँ। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा समाज है वहाँ। आदिवासी समाज जो है पूरा आदिवासी बेल्ट है। आप जो है ना इधर झालावाड़ राजस्थान से चालू होता है, उधर गुजरात से लेके और पूरा झाबुआ, अलीराजपुर, धार, टांडा, पूरा जो एक बेल्ट है। अभी बीच में उन्होंने अलग राज्य की मांग की थी। अच्छा। मोदी जी को भी पता है इस बात का, उन्होंने अलग राज्य की मांग की थी और उग्र आंदोलन भी किया था। अच्छा। तो सरकार वहाँ मध्य प्रदेश में आदिवासियों से डरी हुई है, इसलिए ज्यादा कोई कुछ नहीं बोलता। उनकी परंपराओं के बारे में आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री ने बोला नहीं। जबकि वो जो है ना एक तरीके से ऐसी परंपरा है कि उसके बारे में कभी अगर मौका मिला तो पूरी विस्तार से बताएंगे। वो एकदम आदमी को जो है ना उठने नहीं देती, ऐसी परंपरा है। अच्छा। भाई आप बताइए, अगर आपके घर में 4 लड़के हैं और चारों लड़कों की शादी करना है, एक लड़के का 5 लाख रुपए आपको देना है, 20 लाख हो गया आपका। पहले ही वो बेचारे आदिवासी दलितों मजदूरी में करके खाते हैं, पढ़ाई लिखाई का बहुत अभाव है उधर। अच्छा। आपको जो है ना 80% बच्चे है ना बिना पढ़े लिखे मिलेंगे वहाँ। शिक्षा का अभाव बहुत ज्यादा शादी है। करना ही मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो। अब वो दहेज दे के ही शादी करोगे, अगर करोगे तो नहीं तो तो नहीं वो हो लोग या पाएगी। तो किसी से उधार लेके दहेज लेते हैं जब बच्चों की शादी करते हैं। ये मतलब वो बात एकदम फिट बैठती है कि मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है वहाँ। दूसरी चीज वहाँ है ना, जिसके वहाँ लड़की हो गई तो वो रात भर दारू पियेंगे और जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे कि लड़की और हो लड़का गई। हुआ है तो फिर वो गुमसुम हो जाएंगे। अब दिल्ली में अगर किसी का वहाँ लड़का होता है तो वो जश्न मनाते हैं, लड़की होती है तो मातम मनाते हैं। लेकिन वहाँ उल्टा है, वहाँ लड़की जो है पैदाइशी ना, से ये चिंता हो जाती है कि शादी करनी है, बड़े होकर शादी करनी है, पैसा जाएगा। वहाँ कोई चिंता नहीं है। नहीं, यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम ये है ना कि लड़कियों पैदा होने के बाद ज्यादा तो दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पता है कि एक तो पढ़ाने का खर्चा आजकल बहुत है, फिर उसके बाद जो है शादी करते हैं तो डिमांड सामने से बहुत आती है। उसके बाद जिस लेकिन- लड़की को पढ़ाया लिखाया जब वो कमाने लायक होती है तो फिर वो दूसरे घर चली जाती है। और फिर जो नहीं, पर देखो क्या है, ये सब चीजें जो है ना, मध्य प्रदेश भी तो अपना ही देश है, वहाँ भी तो ये सब कर- चीजें लागू होना चाहिए ना। हाँ, वहाँ के बच्चों को भी शिक्षा मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि वो गलत है, तो फिर अगर सपोज आपको वहाँ का CM चुन लिया जाता है तो तो क्या आप इस पे कैसे जड़ से आप काम करोगे? हिम्मत तो जुटाओगे कि उनके अगेंस्ट जाकर नहीं के नहीं, उसको खत्म बिल्कुल हिम्मत जुटाएंगे। सबसे पहले वहाँ के सभी लोगों को जो है ना एकत्रित करके उनके बीच में जाकर उनको समझाएंगे करें? कि जिस बेटी को आप पाल पोस के बड़ा कर रहे हो उसको बेचना ठीक है। इवन उन्होंने उसको वेरीफाई भी नहीं किया लड़का कैसा है। कुछ नहीं वेरीफाई करते क्योंकि वो शिक्षा नहीं है ना।
और वो लोग ये भी नहीं पूछते कि आपका लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम लोगों ने है ना प्रैक्टिकल में जाके, मैं जब स्वयंसेवक के रूप में वहाँ कार्य किया हूँ तो मैं 2 महीने झाबुआ जिले में रुका था। अच्छा। तो मैंने वो सब चीज़ें फेस की है। मैंने देखा है कि कुछ नहीं पूछते वो तो ये पूछते हैं कि ये लड़की है और इसका इतना दहेज लगेगा। वो प्रॉपर वही। और लड़कियां आप देख लो, माधुरी दीक्षित भी कहीं नहीं लगती उनके आगे। अच्छा। सुंदर है, सुंदर, काम करने में परफेक्ट। बस शिक्षा मार रही है उन लोगों को ना वहाँ की। शिक्षा नहीं है, बस शिक्षा और परंपरा। काम करने में इतनी परफेक्ट कि आप 50 किलो का कट्टा जो आता है ना उसको सर पे उठा के ले जाए। जैसे राजस्थान और वगैरह कर लेते हैं ना वो। जैसे राजस्थान हरियाणा में आपने महिलाओं को देखा बहुत कितनी बोल्ड हट्टी रहती कट्टी है। स्ट्रांग होती है बहुत। वहाँ की महिलाएं जो आपको दिखेगी दुबली पतली, लेकिन काम करने में बहुत स्ट्रांग है। दिन भर आप उनसे सुबह से शाम तक खेतों में काम करवा लो, खेतों में काम करती है बेचारी, लेकिन शिक्षा के कारण जो है ना पूरा पिछड़ा हुआ है। और शिक्षा सिर्फ महिलाओं को नहीं, वहाँ के बच्चों को भी शिक्षा नहीं मिल रही है सही ढंग से। 20% लोगों को वहाँ शिक्षा मिल रही है। अभी बीजेपी सरकार जब से आई है इन्होंने थोड़ा सा शिक्षा पे ध्यान दिया है, लेकिन फिर भी क्या है, जितनी रफ्तार मिलनी चाहिए थी उतनी रफ्तार हाँ जितनी रफ्तार मिलना चाहिए थी ना उतनी रफ्तार नहीं है। क्या कागजों पे तो सब लोग शिक्षित हो गए, लेकिन जब आप ग्राउंड में जाओगे ना तो ग्राउंड में हालत बहुत खराब है। वही ना, बाहर से तो सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई देता है, प्रचार में बस अच्छा दिखाया। देखो इंदौर अच्छा है, बहुत अच्छा लेकिन है, इंदौर के सुंदर है। आसपास का जो एरिया है ना, इंदौर से 50 किलोमीटर घाट के नीचे जाओगे तो स्थिति बहुत खराब है। हालत कुछ दिल्ली की जिस भी हिसाब ऐसी है। से जिस हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए ना, तरक्की हुई है भाई। देखो भारत में जो है ना, आज से 20 साल पहले की हम लोग बात करेंगे कि आज से 50 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके मुकाबले में तरक्की हुई है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुई। तो आपने कभी ट्राई करा है अभी तक कि किसी राज्य से या कहीं किसी एरिया से आपने टिकट के लिए? देखो हम तो रोज ट्राई करते हैं, लेकिन अब आप जानते हो राजनीति में ट्राई से काम नहीं चलता। तो उसके लिए क्या चाहिए? समर्थक ज्यादा चाहिए। राजनीति में भगवान की कृपा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट चाहिए बहुत ज्यादा। अच्छा, और सपोर्ट जो है ना आम जनता का चाहिए। जब आम जनता के दिलों में आप बस जाओगे ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, बीजेपी में इतना आसान नहीं है वैसे टिकट मिलना, क्योंकि बीजेपी में अगर आप देखो दिल्ली का सीएम का जो चुनाव हुआ था उसमें ज़्यादातर 90% लोगों को लग रहा था प्रवेश शर्मा जिन्होंने केजरीवाल को हराया है कि उन्हीं को सीएम बनाया जाएगा, और उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मेहनत भी करी है। मैं खुद दिल्ली से हूँ और मैंने खुद देखा उनका काम, और खुद उनको हम सामने से देखा है। बहुत मेहनत करी उन्होंने पिछले 5 साल प्रवेश शर्मा ने, मगर जब सीएम का चेहरा सामने आता है तो सबको हैरान कर दिया रेखा जी का। तो देखिए मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी की पूरी जो टीम है वो सरप्राइज देने में माहिर है। पूरा रिपोर्ट कार्ड चेक होता है उनका, रिपोर्ट कार्ड चेक होता है, उसके बाद में है ना वो कुछ नया करना चाहते हैं कि देश में अभी तक जो नहीं हुआ वो हम करेंगे। वैसे एक मोहरा तो ये भी हो सकता है कि अभी तक जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, खासकर महिलाओं के नाम पर कुछ ज्यादा ही सरकार बनाई जा रही थी, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही थी कि महिलाओं को सर्विसेज फ्री करेंगे, बस की टिकट्स फ्री करेंगे, बिजली पानी फ्री करेंगे। एक फ्री वर्ड और एक महिलाओं का जो एक होता है सपोर्ट लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ना चाह रही थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार महिला के रूप में ही सीएम चुना गया। देखिए बीजेपी जो है ना बहुत छानबीन करके और फिर सीएम चुनती है। वो देखती है कि हमको फायदा कहाँ से होगा, तो उन्होंने रेखा जी को सीएम बना के महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, पहली बात। दूसरी चीज वो व्यापारी वर्ग से आती है, तो दिल्ली में व्यापारी बहुत है, बनिए और व्यापारी, तो उनको भी उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। फिर दूसरी चीज आप बता रहे थे वर्मा जी का, तो वर्मा जी को भी उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया। तो वर्मा जी जाट समुदाय से आते हैं, तो उनको भी उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो उन्होंने जो है ना सबको अपनी तरफ समेट लिया है। ये बीजेपी की रणनीति है, महिलाओं को भी, व्यापारी समाज को भी, और वर्मा जी को भी डिप्टी सीएम बना के जाट संप्रदाय को भी। अच्छा, आपकी भी जो राह इतनी आसान नहीं होगी बीजेपी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर बीजेपी में जो उनका मैनेजमेंट है ना जो सिलेक्ट करता है, वो इंटरनली सबकी वोटिंग, सबकी राय कि उसने कितना काम किया है पिछले 5 सालों में, सबका वो चेक करने के बाद ही उसको बनाते हैं। तो
आपने भी पिछले कुछ सालों में कुछ काम करे होंगे ऐसे, या आगे करना चाहते होंगे आप? देखिए, पिछले 2017 से हम लोग लगातार बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन क्या है कि बीजेपी में कार्यकर्ता इतने हैं, हमको विश्वास है कि हमारा नंबर तो आएगा एक न एक दिन, और हम लोग किनारे पे लगे हुए हैं। हम भी दुआ कभी न करेंगे कभी तो आपके बाहर लिए। आएगी। हमारा भी समर्थन है आपके प्रति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस दिन भी हमको भी मौका मिलेगा तो हम लोग ऐसा कार्य करेंगे कि, क्योंकि देखो, अच्छा कार्य करोगे तो दोबारा फिर आ जाओगे। और अगर कार्य नहीं करोगे तो एक बार आके जाने में भी वक्त नहीं लगता फिर। जब है ना, आप किसी भी पद पे एक बार आ गए, फिर आपने दोबारा कोशिश की, आप नहीं आए ना, तो जितना दुख आपको उसके पहले, जब पद नहीं था उसके पहले जितना दुख हो रहा होगा ना, उससे डबल दुख होगा। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि ईश्वर हमको गरीब रखे, ठीक है, हम जहाँ हैं वहां रखे, ठीक है, लेकिन अगर हमको ऊपर बिठा दे और फिर नीचे पटक दे ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। तो हमारा ये सोचना है कि अगर ईश्वर ने कभी ऐसा चाहा कि हमको सेवा का मौका मिला, तो हम ऐसी सेवा करेंगे कि हमको नीचे ना आने पड़े। अच्छा, एक सवाल और है कि आपने देखा ना कि हमने भी सभी ने देखा कि काफ़ी मेहनत करते हैं योगी जी, मोदी जी, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसे हादसे हमारे देश में हुए हैं, लाइक मणिपुर की हिंसा बहुत बहुत ज़्यादा दर्दनीय थी। वो मई 2023 से ये सिलसिला चालू हुआ था। अब लगभग 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं, और इतना ज़्यादा खराब वहाँ का माहौल था कि गर्ल्स को रोड पे दौड़ा दौड़ा के बिना निर्वस्त्र, और महिलाओं का रेप खुलेआम वहाँ पर हो रहा था। 60,000 से ज़्यादा लोग घर से बेघर हो गए, 250 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है वहाँ पे। ये सिर्फ उसका जो डेटा है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया का एक आंकड़ा है। हालांकि रियलिटी हमेशा उससे अलग ही होती है, उससे दर्दनाक ही होती है। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि इसमें आज तक ऐसा नहीं देखने को मिला कि मोदी जी या फिर योगी जी वहाँ पर गए हो मणिपुर। अदरवाइज कहीं भी किसी भी जगह छोटी मोटी घटना हो जाती है, वो जाते हैं, बट मणिपुर में 2 साल से ऐसी घटना हुई, इतने राष्ट्रपति शासन में लग गया, बट वो अभी तक वहाँ पर नहीं गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी और योगी जी ने वहाँ ना जाकर के कुछ ना कुछ गलती करी है? उनको जाना चाहिए था वहाँ पर एक बार, कि क्या डर है कि वो जा नहीं रहे वहाँ पर? देखिए, मेरा भी यही मानना, जो आपका मानना है, कि मोदी जी और अमित शाह जी को वहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि योगी जी तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, लेकिन अमित शाह जी केंद्र की राजनीति करते हैं, गृह मंत्री हैं, और हमारे मोदी जी हैं वो तो देश के प्रधानमंत्री है। तो उनका तो पूरे देश में अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो देश का पूरा जो है ध्यान रखें। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो है पूरी तरीके से वहाँ अपनी निगाहें गड़ा रखी होगी, और जो भी वहाँ हो रहा होगा उसकी पूरी रिपोर्ट अमित शाह जी और मोदी जी के पास होगी, और उन्होंने अपने स्तर पे जो है, जो अच्छा हो सकता है, जो उचित हो सकता है, वो किया भी होगा। क्योंकि मुझे लगता है मोदी जी जो है, देश में कहीं भी किसी प्रकार का कोई असामाजिक या कहीं भी कोई कृत्य होता हो तो उसके लिए तुरंत एक्शन लेने में जाने जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि पहलगांव में जो हमला हुआ, और काफ़ी देर तक उन्होंने मीटिंगें की, एक दिन भी वो सोए नहीं, सारे दौरे। जनता को तो यही लग रहा था कि शायद कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं करने वाले, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर जब किया तो एकदम से ऐसा किया तो आपने देखा। और मणिपुर में भी जो है ना, मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया है। हो सकता है कि हमको नहीं दिख रहा हो, अंडरग्राउंड सब चल रहा था। नहीं, लेकिन अगर एक बार वो विजिट कर लेते तो शायद वहाँ के हालात आप सुधर जाते। और जनता जो इतना आज के देखो युवा इतना ज़्यादा नाराज है, मतलब इस बात को लेकर के, कि जो हमने तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया पर, जो वीडियोस, जो क्लिप्स आती हैं, वायरल होती हैं, जो उनको देखा है, और उनको देखकर हमें यहाँ पे फील होता है कि कितना गलत हो रहा है वहाँ पे। नहीं, आप देखो, आपने भी देखा, हमने भी देखा है, वो सब चीज़ें हमने भी देखी है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो जाने से नहीं होते। अगर मोदी जी वहाँ, क्योंकि मोदी जी तो खुद करते नहीं है, पूरा सिस्टम करता है जो भी कुछ करता है। अगर मोदी जी वहाँ चले भी जाते हैं तो उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि कार्य तो सिस्टम करता है। भाई हमारी फौज जाती, अभी राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा दिया है, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया है तो वहाँ की सरकारें जो नहीं संभाल पा रही थी, भाई वहाँ पे स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वहाँ की सरकारें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो मोदी जी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। पर वो काफी लेट लगाया, लंबे टाइम बाद, काफी लेट लगाया, जब वहाँ पे इतनी हिंसा जब शुरू हुई, हिंसा को चलते हुए काफी टाइम हो गया था, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा वहाँ पे।
देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन सरकार उसको देख लेती है। कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होगी, वहाँ की सरकार से तालमेल नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि देखो पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं ना, उनकी भी कुछ ना कुछ मजबूरियां होती है। हमको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के हाथ में ही सब कुछ है, लेकिन वैसा होता नहीं है। जो हमको दिखता है उसके अपोजिट सब कुछ होता है। हो सकता है कुछ हालात ऐसे बन रहे हो जिसके कारण मोदी जी भी वहाँ ना कुछ कर नहीं पा रहे हो। अच्छा, लेकिन अभी जैसे आपने देखा ना कि अभी वो कुंभ हुआ था, कुंभ के अंदर जो है जो संत आए थे जिन्होंने शस्त्र ले रखे थे, तो उनका कहना था, उनसे मीडिया ने पूछा कि आपके हाथ में शस्त्र क्यों है, तो उन्होंने बोला कि ये धर्म की रक्षा के लिए है। जब कुंभ होता है तो हजारों लाखों की संख्या में सारे संत वहां जाते हैं कुंभ में, लेकिन जब ऐसी वारदातें होती हैं तो उस समय क्या साधु संत को नहीं लगता है, उनका साधु संत जो जब समाज एकजुट है होकर जाए, उनको नहीं जाना चाहिए वहां पर के धर्म की रक्षा के लिए, जब उन्होंने शस्त्र धारण किया हुआ है? देखिए क्या है कि सनातन धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दी जाती है। संत का मतलब ही वो होता है, संत एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र लेके चलता है। लेकिन ये कानून व्यवस्था जो है, इसमें संत को किसी प्रकार की परमिशन नहीं रहती। अगर सरकार परमिशन दे दे कि भाई मणिपुर में ये हो गया और सारे साधु संत जाके वहाँ शांति स्थापित करो, तो संत तो एक दिन में शांति स्थापित कर दे। भाई कुछ लोग शास्त्र से समझते हैं तो उनको शास्त्र से समझा दें, और कुछ लोग शस्त्र से समझते हैं उनको शस्त्र से। क्योंकि संतों में आपने देखा होगा 99% संत जो है सन्यासी होते हैं, उनके आगे पीछे कुछ नहीं होता। और जब उनको दीक्षा दी जाती है ना, तो उनका पिंडदान करवा दिया जाता है। पिंडदान मरने के बाद होता है। अच्छा, मर जाता है हाँ, होता है। तो हमारे सनातन धर्म में उसका पिंडदान होता है। लेकिन संतों में पिंडदान है ना, मरने के पहले ही हो जाता है। जब आप दीक्षित होते हो ना, उसी टाइम पिंडदान हो जाता है, कि ताकि है ना आपका संसारिक लोगों से किसी प्रकार का कोई रिश्ता ना रहे। नहीं, कोई रिश्ता ही ना रहे, आपका पिंडदान हो गया, आप मर चुके हो संसार के लिए, मोह भी खत्म हो जाए, रिश्ता भी खत्म हो जाए, सब चीज खत्म हो जाए, फिर आप सबके हो, सब आपके हैं और आप सबके हो, किसी पर्सनल एक आदमी के नहीं हो आप। तो जब संत समाज को सरकार की तरफ से आदेश हो जाए, अभी संत समाज को आदेश हो जाए कि जाओ पाकिस्तान को भूंज दो, क्योंकि इनको मरने से डरना नहीं है। हाँ, ये अपना शास्त्र रखेंगे, हाँ, अपना शस्त्र उठाएंगे और पाकिस्तान पे टूट पड़ेंगे। फिर हमारे आर्मी की भी जरूरत नहीं है, फिर तो किसी की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो संत समाज की अपनी एक आर्मी है। जब है ना, जब मुगलों से युद्ध हुआ था ना, तो हमारे यहाँ आर्मी भी फेल हो गई थी, तो संत समाज ने ही पूरा मोर्चा संभाला था। हमारे नाथ संप्रदाय के जो नागा साधु हैं, वो मरने से नहीं डरते। अच्छा, वो मतलब हमारे नाथ संप्रदाय में ऐसे ऐसे साधु हुए हैं जिनकी मुंडी कटने के बाद में भी वो लड़े हैं। मुंडी कट गई है, हाँ, फिर भी वो लड़ रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक की शक्ति रहती है उनके अंदर। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान की आपने बात छेड़ी है, तो पाकिस्तान का अभी जो वॉर चल रही है, तो उस पर आपका व्यू क्या है? क्या सरकार जो अभी तक जो भी प्रोग्रेस हुआ है काफी हद तक सही है, गलत है, उसमें कुछ कमी है? देखिए क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हमला हुआ था, हमारे जो पहलगांव के पर्यटक थे, भाई उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। और मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक घटना पाकिस्तान के लिए कोई और हो नहीं सकती। वैसे कायराना हरकत में नंबर 1 तो पाकिस्तान है ही। भाई इस तरीके की हरकत अगर करोगे तो उसका जवाब अगर भारत ने दिया है, तो मुझे लगता है ये 101% सही है। जवाब तो देना बनता भी था, क्योंकि भाई इस तरीके से आप लोग करोगे और आप ये सोचोगे कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, और जब मोदी जी हो, भाई अब मनमोहन सिंह जी थोड़ी हैं, मोदी जी हैं। मोदी जी के समय पे अगर कुछ भी करोगे तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा ना। लेकिन एक बात है कि अभी जैसे वॉर हुई है, अभी हमारी सेना ने इतना अच्छा पराक्रम दिखाया है, बदला लिया है उनसे, और 9 जगह एक साथ अटैक किया, वो बिना सिविलियंस को मारे। तो हमारे जो सेना है उसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है और हमें गर्व भी है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं किया हमारी सेना ने। हमारी सेना ने करगिल युद्ध में भी हराया उनको, 1971 में हराया, 1965 में हराया। सेना हमेशा हमारी जो है अच्छा काम किया है उन्होंने, और आज भी किया है। लेकिन जो मोदी सरकार है, मीडिया में प्रचार बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि काम तो सेना ने किया है, लेकिन वाहवाही वो लूटते हैं, अपनी प्रचार वो करते हैं। तो कहीं जो मोदी सरकार जो है, करंट जो गवर्नमेंट है, वो प्रचार प्रसार ज्यादा करती है, चाहे सेना काम करे। देखिए आज का समय जो है ना, वो सोशल मीडिया का है।
जब 1972 में युद्ध हुआ था और 1965 में जब युद्ध हुआ था, उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था, ना ही चैनल थे, समाचार पत्रों के हिसाब से जो सूचना मिल जाती थी, तो उस टाइम के हिसाब से जितना वो प्रचार कर सकते थे उन्होंने किया। और आज के हिसाब से जितना, क्योंकि देखो कोई भी सरकार होगी, अगर वो अपनी तरफ से कोई कार्य करेगी तो उसका प्रचार तो करेगी ना, क्योंकि आजकल तो माध्यम ही ये बन गया है कि अगले चुनाव में अगर उनको आना है तो उनको बताना तो पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया है। मगर जो हमारी आर्मी ने किया है उसका श्रेय भी वो ले जाते हैं। नहीं तो आर्मी तो भाई सरकार के आदेश पे ही चलेगी ना, आर्मी को तो सरकार ही आदेश देती है कि भाई अब आपको खुली छूट है। नहीं, जब मोदी जी सरकार में नहीं थे तब उनसे आज तक में आपकी अदालत में पूछा गया था कि ऐसा होता है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान जो इतना हमले करता है, बीच बीच में आतंकवाद करता है, तो उस समय मोदी जी ने कहा था कि जो नेहरू पहले गए थे अमेरिका के पास मदद लेने के लिए, उन्होंने वहाँ सारा खेल ख़राब किया। और जितनी सरकारें पहले रही हैं वो हमेशा अमेरिका से परमिशन लेते हैं कि हम पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं, वो मना कर देते हैं तो वो रोक देते हैं। तो उस समय मोदी जी ने कहा था कि सरकार को अमेरिका जैसे देशों की सुननी नहीं चाहिए, उन्हें सीधा हमला करना चाहिए और पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। आज जब हमारे देश की आर्मी ने ऐसा किया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अभी कल की बात है कि कल जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक कॉल किया हमारे देश में मोदी जी के पास, और उसके बाद जो अनाउंसमेंट हो गया कि वॉर सीज फायर हो गया और वॉर रुक चुकी है। तो मोदी जी जब सरकार में नहीं थे तब वो आलोचना करते थे सरकार की, और आज जब अमेरिका से एक कॉल आ गया तो उन्होंने युद्ध को रोक दिया। तो मोदी जी भी कहीं डबल बातें नहीं करते? देखो, जब सीट पे बैठा रहता आदमी की, उसके वाक्य उसकी सोच अलग होती है, और जो विपक्ष में बैठा रहता है ना, उसकी सोच और उसके वाक्य कुछ अलग होते हैं। अब ये तो विपक्ष का काम है ना भाई। जब मोदी जी बैठे थे विपक्ष में तो उन्होंने अपनी बात रखी, अभी जो विपक्ष बैठा वो अपनी बात रखे ना। विपक्ष को सवाल करने का, पूछने का पूरा हक है। विपक्ष होता किस लिए है? विपक्ष का काम ही यही है कि सरकार से हर चीज़ पर सवाल पूछे, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो आपको सही गलत का पता कैसे चलेगा? नहीं, इतिहास में अगर ऐसा लगता है तो विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपने ट्रम्प के कहने पे वॉर कैसे रोक दी? नहीं, 1971 में जब वॉर हुई थी ना, तो उस समय अमेरिका से जो वॉरशिप थी वो इंडिया में आ गई थी पाकिस्तान की तरफ से। 7 वॉरशिप भेजी थी अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाने के लिए 1971 जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस समय। तो उस समय की जो इंदिरा गांधी हमारे देश की वो थी प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अमेरिका के एक नहीं सुनी थी। उन्होंने अमेरिका को साफ कह दिया था कि आप 7 वॉरशिप भेजो चाहे 70 भेजो, लेकिन हम पाकिस्तान को अब सबक सिखा के रहेंगे। और जब उनकी कॉल बार बार आ रही थी तो उन्होंने कॉल भी उठाना बंद कर दिया था। उस टाइम आतंकी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उस टाइम की जो इंदिरा गांधी थी वो इतनी सशक्त थी कि उन्होंने अमेरिका तक को जो है इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब आज हम मोदी जी जब उस सिचुएशन में आए हैं, तब वो पहले आलोचना करते थे, आज वो बदल गए, दोगलापन उनका दिख गया। देखिए, ये तो सबकी अपनी विचारधारा रहती है, ऐसा सोशल मीडिया पे लेकिन बातें क्या है कि हमारा सोचना ये है कि आदमी जिस सीट पे बैठा रहता है ना, तो उसकी सोच चेंज हो जाती है। नीचे बैठा आदमी कुछ और बोलता है और सीट पे बैठा हुआ आदमी कुछ और बोलता है, क्योंकि उसको चारों तरफ उसकी जवाबदारी रहती है। मान लो अगर मोदी जी कुछ कर दें और उसका कुछ उल्टा हो जाए, मान लो अभी युद्ध चल रहा है और युद्ध में अगर भारत के उन्होंने एटम बम छोड़ दिया, अभी पाकिस्तान एटम बम की धमकी देता है, अभी तो वो धमकी दे रहा है, सपोज उन्होंने छोड़ दिया, फिर आप क्या कहोगे? कि जब अमेरिका ने समझाया, अगर पाकिस्तान उस टाइम में समझ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है। यहाँ पे अगर अच्छा हो जाएगा तो विपक्ष 15 सवाल कर देगा, लेकिन अगर सही हो जाएगा ना तो वो शाबाशी नहीं देगा आपको। इसलिए जो सीट पे बैठा उसकी जवाबदारी बनती है, विपक्ष की जवाबदारी थोड़ी है। मान लो अगर कुछ गलत हो जाता है, 140 करोड़ लोगों की जवाबदारी है मोदी जी पे, तो उनको तो पूरा सोचना है ना। आज हमने देखा कि वहाँ का जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था, उसने कितना भावुक बयान दिया कि भाई मेरे देश की जनता जो है वो पहले ही भूखी मर रही है, हमारे पास किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, हम ज़्यादा दिन तक युद्ध नहीं कर सकते, और हम युद्ध करेंगे तो हम भारत से जीत नहीं पाएंगे, तो हम लोग इस युद्ध को समाप्त करते हैं। इस तरीके का मैंने भी एक बयान सुना। तो वो एक भावुक पल था कि एक वहाँ का प्रधानमंत्री को तो कोई मार नहीं सकता, मरेगी तो या तो सेना या पब्लिक, जनता। लेकिन उस आदमी ने ये अपनी जवाबदारी समझी कि नहीं,
ये पूरा पाकिस्तान मेरा परिवार है, तो मोदी जी भी ये समझते हैं कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो मेरा परिवार है। तो यहाँ अगर झगड़ा ना हो, युद्ध ना हो, उस स्थिति में ज़्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि देखो, युद्ध करना तो बहुत आसान है, लेकिन युद्ध को रोकना और सब लोगों को बचा के ले आना, भाई हमने जो जवाब देना था वो उनको दे दिया। पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने उनको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद में हम चाहेंगे कि शांति बनी रहे। वैसे तो शांति बनी रहनी चाहिए थी, क्योंकि जब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो अटैक हुआ पहलगाम के बाद में, ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया, वो तो इसलिए किया गया था क्योंकि जिन आतंकवादियों ने यहाँ पर आकर मासूमों की जान ली थी, उन आतंकवादियों को एक सबक सिखाना था, एक बदला लेना था। जो उन्होंने किया उसका जवाब उनको देना था। तो पाकिस्तान से तो एक रिटर्न में रिटालिएशन आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने तो आतंकवाद को खत्म किया और तुम कहते हो कि हम आतंकवाद का समर्थक नहीं करते। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वहाँ के जो आम नागरिक हैं वो एक साइड चलते हैं, वहाँ की आर्मी एक साइड चलती है, वहाँ की सरकार एक साइड चलती है। तीनों का अलग अलग मत होता है। अभी प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया कि वॉर बंद, लेकिन वहाँ की आर्मी को अभी वो तो करे कि नहीं, अभी तो युद्ध करेंगे हम, सीज फायर हो रहे हैं। अगर वहाँ की आर्मी प्रधानमंत्री की नहीं सुन रही है, मतलब वहाँ एक मत नहीं है। आर्मी कुछ और करती है, सरकार कुछ और करती है, लेकिन हमारे यहाँ सरकार जो करती है वही आर्मी करती है। आपको क्या लगता है जो पहलगाम का अटैक हुआ था, ये अभी भी कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे को लेकर हुआ था, या फिर जस्ट एक जनता को डराना था? क्योंकि वॉर कश्मीर में हुआ और बात सिर्फ धर्म पे हो रही है कि आप धर्म, जितनी हमें बताया गया है सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ प्लेटफॉर्म से जो पता लगा है कि धर्म पूछकर मारा गया है। एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम अलग कर दिए गए, और उसके बाद जो हिंदू थे उनको मारा गया है, चुन चुन कर मारा गया है, धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है। तो ये मुद्दा किस लिए, क्यों, उसका पर्पस क्या रहा होगा? देखिए, हम लोगों को इस विषय में जो है ना बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि धर्म पूछ के मारा है तो ये कहीं किसी की चाल तो नहीं है। भाई हो सकता है कोई हमारे देश को जो है ना क्षति पहुंचाने की, पूरे देश को। अभी तो हमारे देश के 26 जवान मरे हैं और एक नेपाल के 27 लोग मरे हैं, लेकिन 27 लोगों को मारने के बाद पूरे देश में दंगा फैलाने की किसी की रणनीति हो, तो इन सब चीज़ों पे भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने काफ़ी टाइम के बाद में पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने उन पे हमला किया, तो उन्होंने पहले पूरा देखा, इतने दिन तक उन्होंने सारी मीटिंग की, सोचा उन्होंने कहाँ से किस तरीके से ये पूरा रणनीति बन रही है। क्योंकि अभी आपने बांग्लादेश में देखा, वहाँ की जो शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, वहाँ की पब्लिक ने उसके खिलाफ जो है वो किया और उसके बंगले में घुस गई, मारपीट की, वो तो भग गई, नहीं तो उसको मार देते, और उसने आके शरण ली भारत में। तो कहीं ना कहीं जो है ना बांग्लादेश के जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों के साथ भी खूब अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़ा, काफ़ी साधु संतों को मारा, काफ़ी हिंदुओं को मारा, हिंदू बहन बेटियों को मारा। इस तरीके से जो किया, तो ये जो है ना कहीं किसी न किसी, अब मैं नाम नहीं लूँगा किस देश की, लेकिन हो सकता है कि किसी की साजिश है आतंक फैलाने की। आपने देखा होगा श्रीलंका में भी कुछ दिन पहले ये इसी तरीके की एक घटना हुई थी। तो हो सकता है भारत में भी किसी की साजिश चल रही हो कि मोदी जी के खिलाफ लोगों को भड़काया जाए, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया जाए। तो उन सब चीज़ों पे चर्चा होके, और ये मोदी जी की जवाबदारी है कि वो देश को एकत्रित करके चले। भाई अगर कोई भी बात होती है तो जवाब तो मोदी जी को देना ना तो विपक्ष जवाब देगा, विपक्ष तो उल्टा मोदी जी पे चढ़ जाएगा कि आपने ये गलत फैसला क्यों लिया। हिंदू मुस्लिम की वॉर आखिर ये कब खत्म होगी? हिंदू मुस्लिम की वॉर थोड़ी, ये तो भारत पाकिस्तान की वॉर है। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ वीडियो मैंने भी देखा था एक सोशल मीडिया पे, एक लेडी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते तो डेफिनेटली हम लोग हिंदुस्तानी है, फिर उसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं आता, हम हिंदुस्तानी है, हम भारतीय हैं। तो उसमें ये था कि अभी वॉर चल रही है तो आक्रोश तो लोग जताएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान के झंडे पर पैर रखा हुआ था, तो वो लेडी कहती है कि इस पे पैर हटाओ। तो वो बोलते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि आप हिंदुस्तान में रहकर आप समर्थन पाकिस्तान का कर रहे हो। देखिए, ये चीज़ें आपको हर देश में मिलेगी, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो पाकिस्तान के झंडे पे पैर रखते होंगे। बलूचिस्तान का आपने देखा होगा खूब चल रहा है। हाँ। तो थोड़े बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन उनकी भी जो है ना सबकी रैंकिंग की जा रही है, सबकी लिस्ट तैयार की जा रही है। कि अभी आपने देखा होगा कि ये जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद में सब लोगों को जो है ना पाकिस्तान भेज दिया गया, और अभी सबको चिन्हित किया जा रहा है
अब ये जो कार्य है ना ये चालू हो गया है, हमारा जो सिस्टम है ना वो चालू हो गया है कि कितने लोग जो है पाकिस्तान से आए हुए हैं उनको सबको चुन चुन के निकाला जाएगा। इसी बीच में एक पाकिस्तानी से याद है, वो सीमा हैदर का जो किस्सा था, उसमें भी काफी न्यूज प्लेटफॉर्म पर बहुत सवाल उछाले गए थे कि सीमा हैदर है पाकिस्तानी की खुफिया जासूस है, एजेंट है, यहाँ पर आई है, बट एट द एंड क्या है, अभी वो यहाँ पर इंडिया में बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रही है। और बात शायद इस बीच में ये भी आई थी कि उनको भी वापस भेजने की बात की गई है। देखिए क्या है कि हमारा भारत देश जो है ना वो ऐसा देश है कि अगर कोई आ गया है और वो शरण मांग रहा है तो हमारे यहाँ जो है ना किसी को पाकिस्तान की तरह एकदम जेल में डाल दो या उसके साथ कोई टॉर्चर कर दो या उसके साथ कोई अत्याचार कर दो, वो हमारे देश हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू धर्म में ये सब चीज़ें नहीं है कि अगर कोई आदमी आया है और वो शरण मांग रहा है तो फिर उसको पहले छानबीन की जाए। उसकी छानबीन चल रही है और अगर वो कहीं किसी आतंकवादी से मिली हुई है या किसी तरीके की अगर कोई साजिश है तो उसको सजा हो जाएगी। वैसे तो सोशल मीडिया पर रूमर्स ही होती हैं सारी ज़्यादातर। और दूसरी चीज़ें ये है कि सोशल मीडिया जो है ना अपने व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी चलाता रहता है। मुझे लगता है सोशल मीडिया में जो इस तरीके की खबरें चलाने वाले लोग हैं ना उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। पर हमारा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पर है, कंटेंट क्रिएटर, वो कहीं ना कहीं सही जानकारी भी देते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब से ये अभी वॉर स्टार्ट हुई है, तब से इंडिया पाकिस्तान की पहलगाम अटैक के बाद में, तब से जिस दिन फर्स्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब फर्स्ट टाइम हुआ था, वॉर स्टार्ट हुई थी, गोलीबारी स्टार्ट हुई, तब से आज तक जी मीडिया, इंडिया टीवी, एनडीटीवी, सब पर लाइव कवरेज की जा रही थी वॉर को लेकर। और अभी जितनी भी लाइव कवरेज में उन्होंने जितनी स्टेटमेंट दी थी कि वॉर में ऐसा हो गया, हमारी सेना ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, अब इस्लामाबाद पर अटैक करने वाले हैं, जबकि सेम जो सेना है उनके ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो मीडिया है उसमें गलत खबरें फैलाई जा रही है। तो एक इस मीडिया के अगेंस्ट में कुछ तो मतलब एक्शन होना चाहिए कि जो गलत खबरें उन्होंने फैलाई है, मीडिया पे भरोसा नहीं, क्योंकि उन मीडिया की खबरों से आम जनता, हम लोग इतना डर का माहौल फैल जाता है कि जब मीडिया में कोई खबर आती है तो हम तो उन पे विश्वास करते हैं। हमारे मन के अंदर इतना डर फैल गया कि छत के ऊपर से कोई हवाई जहाज जा रहा है तो उससे भी डर लगने लग गया है जनता को इस टाइम पे कि कहीं हमारे ऊपर कोई बमबारी ना हो जाए। और मीडिया में क्या बोला था कि जी मीडिया की स्टेटमेंट थी कि इंडियन आर्मी ने इस्लामाबाद को बर्बाद कर दिया है, कराची पोर्ट को बर्बाद कर दिया है और बलूचिस्तान हमारे कब्जे में, बलूचिस्तान को आज़ाद करा दिया। ये स्टेटमेंट थी हमारी मीडिया की। और अभी वो लोग खुद माफी मांग रहे हैं इस चीज को लेकर कि हमारे तरफ जो सोर्सेस थे वो सही नहीं थे, वो आधे अधूरे सोर्सेस थे। मतलब जो मीडिया है ना वो लोकतंत्र का चौथा सबसे बड़ा स्तंभ होता है, लेकिन इस वॉर से ना मीडिया का चेहरा उजागर हो गया है कि मीडिया पे भरोसा ही नहीं करना। अब ऐसे में मीडिया पे भरोसा नहीं करे तो हम करें किस पे भरोसा? हमें कैसे पता लगेगा कि क्या हो रहा है? आपका क्या कहना है मीडिया? देखिए क्या है कि जैसे कि आपने बताया कि मीडिया जो है भारत का चौथा स्तंभ है और भारत अपनी मीडिया पे पूरा विश्वास भी करता है। भारत के लोग विश्वास करते हैं, भारत के लोगों को लगता है कि अगर मीडिया कुछ दिखा रहा है तो वो सही होगा और हमको सतर्क हो जाना चाहिए, हमको चौकन्ना हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, इस तरीके की हम लोग। लेकिन अगर मीडिया गलत बताता है और माफ़ी भी मांगता है खुद, तो मुझे लगता है उनके खिलाफ भी जो है ना कोई एक्शन होने चाहिए, एक एक्शन होना चाहिए, एक टीम बिठाना चाहिए जो जांच करें कि किसने गलत किन चीज़ों को गलत खबर बताई, जिससे देश में मान लो अगर इनकी खबरों से देश में कहीं किसी प्रकार का कोई घटना हो जाए, असामाजिक घटना हो जाए या किसी प्रकार का कुछ हो जाए, तो जितनी सजा अपराधी को होनी चाहिए उतनी सजा इन लोगों को भी हो। शायद सरकार की तरफ से वार्निंग भी इनको जारी हुई है कि आप ऐसा मत करो, ऐसे गलत खबरें, और इवन आप वॉर की लाइव कवरेज तो दो ही मत, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी दुश्मन सेना को हमारी एक एक हरकत का पता लगता है। वो तो आंखें गड़ा कर देखते हैं सारी चीजें कि क्या हरकत हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो आप खुद ही अपने देश के दुश्मन बन रहे हो लाइव कवरेज करके, अपना हर एक मूवमेंट का हाल बता रहे हो। ये चीजें जो है ना, देखो कानून जो है ना सबके लिए एक है। अगर गलती जो भी करेगा, वो चाहे कोई सरकारी अफसर हो या वो मीडिया हो, उनके खिलाफ क्योंकि कार्रवाई नहीं होगी तो लोग अपने पद का जो है गलत इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि उनकी एक स्टेटमेंट पूरे देश में किस तरीके से पैनिक फैला रही थी, उनकी एक स्टेटमेंट से लोग कितना डर गए थे कि अभी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट एक्चुअल में कुछ हुआ भी नहीं है। अभी सेना दोनों तरफ से कंट्रोल में चल रही है चीजें, पर उनकी तरफ से बताया कि हमने लाहौर
कब्जे में कर लिया है, लाहौर हमारे हाथ में आ चुका है, अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, कराची पोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये स्टेटमेंट आ रही थी उनकी। मीडिया ने आर्मी से ज्यादा अटैक कर दिया इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर। और कह रहे हैं लोग, तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडियन आर्मी से नहीं डरा हुआ, पाकिस्तान अभी फिलहाल इंडियन मीडिया से डरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने मीडिया के अंदर पाकिस्तान को तबाह कर चुके हैं। वो लोग मीडिया की खबरों में पाकिस्तान ऑलरेडी तबाह हो चुका है। देखिए क्या है, हो सकता है वो आगे चल रहे हो हमसे एक कदम। कुछ ज्यादा ही आगे चल रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पर जो इस घटना के बाद ना लोगों का अब जो मीडिया है ना उसको भरोसा तो उठ उठ गया गया है। है। लेकिन अब जैसे मीडिया अब मोदी जी की वाहवाही करती है, योगी जी की करती है, तो अब लोगों को उस पर ही भरोसा ही नहीं रहा, कि उनको लगता है कि देखिए मीडिया क्या उनकी विश्वास है। जो है ना एक ऐसी चीज है, एक बार खत्म हो गया ना, हाँ, फिर दोबारा बाद बनने में में दोबारा बहुत बनाने मुश्किल, में बहुत मुश्किल लगती है। बहुत टाइम लगता है। और वही हाल अभी फिलहाल हमारे मीडिया का हो गया है। और वही हाल हमारी मीडिया का भी हो गया है। देखिए इसमें क्या है कि जितने भी मीडिया वाले हैं सबको एक मीटिंग करना चाहिए। उस मीटिंग में एक प्रस्ताव जारी करना चाहिए कि अगर किसी ने किसी प्रकार की कोई झूठी खबर फैलाई, उसमें पूरी मीडिया बदनाम होती है। देखो एक मीडिया वाला, वो कहते हैं ना, एक मछली जो है वो पूरा तालाब को गंदा कर देती है। एक मीडिया वाला कुछ गलत बताता है, फिर लोग सभी मीडिया वालों को उसी नज़र से देखते हैं। तो हमारा ये कहना है कि मीडिया वालों को सबको एक मीटिंग करनी चाहिए, उसमें एक प्रस्ताव रखना चाहिए, सबकी नज़रों सबकी खबरों पे ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे को कि ये सही है कि गलत है। इसके अगर लिए तो गलत बस- है तो मीडिया वालों को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे बीच का आदमी और हमको बदनाम कर रहा है। भाई अगर पुलिस महकमे में अगर कोई रिश्वत लेता है तो पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है। उसी तरह अगर मीडिया में कोई एक आदमी झूठ बोलेगा ना, या झूठी खबरें फैलाएगा या झूठा दिखाएगा, तो सारा मीडिया जो है वो बदनाम होगा। तो मीडिया वालों को अपना एक संगठन बनाना चाहिए, अपनी एक वो बनाना चाहिए कमेटी, और उसमें ये सब चीज़ें रखना चाहिए कि अगर किसी प्रकार का कोई जो गलत खबर फैलाएगा तो उसके जो चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी वॉर पे हम लोग आते हैं, तो वॉर को लग के आपको क्या लगता है, क्या अभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर और हमले करेगा? क्या पाकिस्तान पर इस वक्त इंडिया के पास मौका है? तो क्या इंडिया इस वक्त जो है पूरी तरीके से पूरे जोर लगा के इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है? क्या वॉर के जरिए वो इस वक्त बलूचिस्तान को जैसे आज़ाद करा सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए ये जो 2025 का जो युद्ध हुआ है, वॉर हुई है, इसमें क्या है, भारत को सभी देशों से सपोर्ट मिल रहा है। एक तुर्की एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने भी मना कर दिया कि हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आतंकवाद का मामला है। इवन जो हमने अटैक किया था, रिटेलिएशन किया था, उसमें हमने सिर्फ आतंकियों के जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया था, किसी सिविलियन को टारगेट किया भी नहीं था। फिर भी पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया। वही इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर ये भारत के पास है ना बहुत अच्छा मौका था। भारत को जो है ना, जब युद्ध आरंभ हो चुका है तो जब तक ये ख़त्म नहीं होता, और अभी जैसा आपने देखा कि कल 5 बजे जो है वॉर को रुकवा दिया गया था कि भाई युद्ध समाप्त हो गया है, पाकिस्तान में माफ़ी मांग ली है, पाकिस्तान झुक गया है। लेकिन फिर हमने देखा कि सीज फायर चालू हो गए, फिर उधर से गोली बारूद चालू हो गई, ड्रोन चालू हो गए, उन लोगों ने फिर से बमबारी चालू कर दी। तो ऐसे में फिर भारत को जो है ना तीव्र गति से, यानी कि 4 गुना ज़्यादा गति से हमला करना चाहिए। और जो उन्होंने टारगेट बना रखा है, क्योंकि हमने देखा है कि कुत्ते की पूंछ को आप है ना 100 दिन तक एक नली में रखोगे ना, तब भी वो सीधी नहीं होगी। वही और पाकिस्तान ये है पाकिस्तान कि जो है, मौके का फायदा उठा लो, अभी मौका मिल रहा है। पाकिस्तान जो है वो भी कुत्ते की कुत्ते की पूंछ दुम ही बन है। चुका वो है। नहीं सीधे होंगे वो कभी। सीधी नहीं होगी, उसको अपने को करना पड़ेगा या फिर उसको काटना पड़ेगा। तो जोगी जी, आपकी तरफ से एक संत समाज की तरफ से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी हो जाएगी? देखो हमारी तरफ से पाकिस्तान को यही चेतावनी है कि सुधर जाओ, 2025 चल रहा है, और अगर कभी योगी जी आ गए तो वो अपने हिसाब से सुधार लेंगे। फिर अपने हिसाब से आप जिस भाषा में समझेंगे ना उस भाषा में समझा देंगे। अभी मोदी जी प्यार से तुमको समझा रहे हैं, समझ जाओ। अगर समझ जाओगे तो अभी फायदे में रहोगे, और नहीं तो संत समाज में तो आपको पता है एक ही संत ऐसा है जो अभी यूपी को सुधारने में लगा हुआ है। जिस दिन उसको देश को सुधारने का मौका मिलेगा उस दिन पाकिस्तान को ऐसा सुधार देगा कि पाकिस्तान जीवन में कभी भी सर उठा के बात नहीं कर पाएगा। अब तो हमारे पास योगी जी 2.0 भी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को जो है और ज़्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि अब जो है साधु समाज और सामने आ रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। देखो संतों की सरकार, संत तो ऐसे ही उग्र होते हैं, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेके चलते हैं। और योगी जी की सरकार आ गई तो हमको आर्मी के साथ साथ संतों का भी एक सेना मिल जाएगी।
अच्छा। भाई आर्मी की सेना तो हमारे पास है ही, हाँ। एक संतों की सेना भी हमको मिल जाएगी, तो 2 सेनाएं भारत के पास हो जाएगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी योगी जी की तरह पॉलिटिक्स में आए और योगी जी की तरह ही एक बढ़िया एक राजनीति में अपना अपना हिस्सेदारी दें और अपना समर्थन करें। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी बिल्कुल आए, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि भगवान, योगी जी जैसे नेताओं की जरूरत हमारे देश को सच में है, जो ग्राउंड लेवल से काम करें। बिल्कुल आपने देखा होगा योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका सीधा और ऐसा जो वो जिस भाषा में सोचते नहीं है। समझेगा ना उसको उस भाषा में समझा भी देते हैं, और योगी जी कभी किसी से सलाह नहीं लेते हैं। वो जो केस हुआ था, वो पत्थरबाजी जब करी थी रैली पर, तो उन्होंने बुलडोजर से जवाब दे दिया था। इवन और वो इवन तुरंत जवाब देते हैं। जवाब देने में टाइम नहीं लगाते, जवाब इवन लखनऊ कोर्ट भी अगर ये करता है ना, कहता है ना कि आपने जो बुलडोजर कैसे चलाया, तो उसके लिए भी वो नए जुगाड़ निकाल लेते हैं कि इनकी हाँ, जमीन जो है reason वो निकाल लेते हैं इलीगल है, ये है। मतलब वो कहीं ना कहीं जो है सबक सिखाने के लिए कोई भी रास्ते में कानून भी आता है ना, तो उसको भी वो देखो निपटा देते कोर्ट हैं। तो सबकी सुनेगा ना, हाँ। जब विपक्ष की सुनेगा तो पक्ष की भी सुनेगा। कोर्ट में तो सबको जाने का अधिकार है भाई, कोर्ट में तो फरियादी भी जाएगा और अपराधी भी जाएगा, और कोर्ट दोनों की सुनेगा। तो अपराधी अगर कोर्ट जाके अपनी बात रखेगा तो फरियादी भी तो अपनी बात रखेगा। तो मान लो अगर है ना आतंकवादी या गुंडे बदमाश तरीके के लोग जब कोर्ट में अपनी बात रखते हैं, तो योगी जी भी अपनी बात रखते हैं। आप सरकार में आएंगे तो आपका बुलडोजर चलेगा बराबर? बिल्कुल चलेगा भाई, अपराधियों पे बुलडोजर बना ही अपराधियों के लिए है। आज योगी जी पूरे भारत में इतनी प्रसिद्धि जो पा रहे हैं, वो इसीलिए तो पा रहे हैं कि वो अपराधियों के ऊपर जो है ना ताबड़तोड़ बुलडोजर भी चला रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है योगी जी अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे? 101%। 101% है। क्योंकि अब भारत मांगे योगी। अब अगर योगी जी जगह जगह पे योगी जी की अभी बड़ी जरूरत है, क्योंकि जनता भी चाहती है कि हमारा भी देखो भारत की PM हो। जनता जो है ना योगी जी को चाहती है और दिल से चाहती है, क्योंकि हमको जो है ना भारत को चाहिए अभी योगी। उनके जैसा स्ट्रिक्ट नेता और इंस्टेंट एक्शन लेने वाला नेता सबको चाहिए अभी। अब योगी जी बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपके पास मौका है उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट सीएम बनने का। देखिए मैं उत्तर प्रदेश का सीएम बनूं ना बनूं, लेकिन मध्य प्रदेश का जरूर। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री, अरे क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, तो जितनी खुशी मुझे सीएम बनने में नहीं होगी, उससे ज्यादा खुशी मुझे योगी जी के प्रधानमंत्री बनने में होगी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भी जो है पॉलिटिक्स में आने के प्रति कहीं पावर की लालसा हो, कहीं आप भी पावर के चक्कर में पॉलिटिक्स में आना चाहते हो? नहीं, पावर तो हमारे पास ऐसे ही है, भगवान का दिया हुआ। इससे ज्यादा पावर तो हमको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन है ना हम लोग ये चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आके, और जो सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम के पास जो पावर होता है ना वो पावर हमारे पास नहीं है। तो सिस्टम जब होगा आपके पास काम करने का सिस्टम, तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, देश के लिए ज़्यादा काम कर पाओगे। बेसिकली अभी जो है आपको पावर चाहिए क्योंकि आपके पास वो साधन नहीं है जिससे आप बड़े पैमाने पर लोगों की मदद और करें। पावर मिलेगी समर्थन से, आम जनता के समर्थन से आपको पावर। पावर आम जनता के समर्थन से मिलेगी, क्योंकि आम जनता ही नेता चुनती है। अच्छा, अभी जैसे मोदी जी ने रिसेंटली कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भी जो है ना अब साधु बनना चाहिए, संत समाज में जो है आना चाहिए, तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? मतलब कि वो इतना ज़्यादा प्रेरित क्यों कर रहे हैं युवाओं को? देखिए क्या है कि हमारा जो देश है ना वो धर्म के आधार पर चलता है, क्योंकि धर्म नहीं होगा ना तो राजनीति भी नहीं होगी। और जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे जो धर्म के बारे में जानते होंगे, क्योंकि धर्म जो है ना हमको सिखाता है कि हमको कुछ भी गलत नहीं करना है, क्योंकि गलत करेंगे तो पाप होगा। ये धर्म में सिखाया जाता है। हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अगर हमने किसी का 1 रुपया भी खाया है तो वो पाप है। पाप और पुण्य के बारे में धर्म में बताया जाता है। तो मोदी जी चाहते हैं कि आप जो है धर्म की राजनीति करिए, धर्म से जुड़िए, सनातन धर्म से जुड़िए, संत समाज से जुड़िए, तो वहाँ आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जब आप अच्छी चीज़ें सीखोगे तो आप अच्छा करोगे। भाई आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ोगे तो वहाँ तो वही सीखोगे जो अंग्रेजी किताबों में लिखा हुआ है, और आप साधु संतों के साथ रहोगे तो आप वो सीखोगे जो साधु संतों ने सिखाया या साधु संत पढ़ रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो साधु संत आपको बताएंगे। तो हमारे साधु संतों ने बताया कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। यानी आपके अंदर दया है तो आप अच्छा कार्य करोगे, आप कभी बुरा कार्य नहीं करोगे। आप नेता हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर दया तो है। अगर कोई आपके सामने प्यासा मर रहा है तो आप उसको पानी पिलाओगे।
अगर आपके अंदर दया नहीं है, क्योंकि दया आएगी जब भी तो आप किसी के लिए अच्छा कर पाओगे। तो मोदी जी का कहना ये है कि भाई संत समाज के साथ उठो बैठो, संत समाज से कुछ सीखो। और अब वक्त वैसे भी आ गया है कि अब सनातनियों को एकजुट हो जाना चाहिए। हमारे धर्म में तो ये सिखाया है कि जियो और जीने दो। हमने कभी जीवन में जो है ना, ये हमारे महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने काफी प्रयास किया कि महाभारत ना हो, लेकिन तब भी हुई थी। लेकिन उस टाइम दुर्योधन जैसे राक्षसों ने उनका प्रस्ताव ही स्वीकार नहीं किया। युद्ध हुआ, उन्हीं को आखिरी बंधक में बना उनको लिया। मरना पड़ा। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है ना, भगवान श्री राम ने भी रावण को आखिरी तक समझाने की कोशिश की। हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा और काफी लोगों को भेजा कि भैया अभी भी तुम सीता माता को आदर के साथ, सम्मान के साथ वापस कर दो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं। युद्ध हुआ, सब मारे गए। आखिरी में रावण का पूरा कुल मरा। और वही हाल जो है ना पाकिस्तान का भी होगा, खत्म ही होने वाला है उसका। देखो इस तरीके से अगर है ना, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी शक्ति है, हमारे पास हर चीज में सक्षम है। भारत जो है हर चीज में सक्षम है, धर्म में, राजनीति में। हमारे पास हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो फौजी भाई हैं, वो धरती, हमारा जो भारत माता है ना, उसको दिल में रखते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो दिमाग में रखते हैं। हमारे यहाँ जब फौजी युद्ध करता है ना, तो वो मरने से डरता नहीं है, पीछे नहीं हटता वो। धरती माता के लिए मर जाएंगे, तिरंगे के लिए मर जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और वहाँ का जो फौजी है ना, वो अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में नारा लग रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब जो है ना पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं कि जिंदा भागो। यानी कि जिंदाबाद नहीं, जिंदा भाग। जिंदाबाद। क्योंकि क्योंकि भागेंगे अभी तो भागना ज्यादा जिंदा जरूरी भाग है। गए ना तो फिर देख लेंगे बाद में। अभी बचेंगे हम, लेकिन अगर जिंदाबाद ही कहते रहे और मर गए तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि अब्बू जान आ रहे हैं, भाग लो। हाँ, अब्बू जान आ रहा है, अब जिंदा भाग। जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद तो बाद में भी कर लेंगे। हाँ। लेकिन अभी तो ये है कि जिंदा भाग। तो हमारे भारत के जो जवान है ना, उनमें ये चीजें नहीं है। वो दिल से लड़ते हैं, वो भारत माता को अपने दिल में रखते हैं। जितना प्यार वो अपनी माँ से करते हैं, उतना ही प्यार धरती माँ से भी करते हैं। वो उसके लिए लड़ते हैं। योगी जी, अगर आप सीएम बन जाते थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बदल जाएंगे? क्योंकि एक सीएम थे दिल्ली के, सीएम बनने से पहले जब वो धरने पे हुआ करते थे तब वो कहा करते थे कि जो इस कुर्सी पर बैठता है ना, इस कुर्सी में प्रॉब्लम है कि वो बदल जाता है, अचानक से भ्रष्ट हो जाता है। और जब वो खुद सीएम बने तो दिल्ली की जनता जानती है कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार मचाया, दारू फ्री बांटी कोविड काल में। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप भी बदल जाएंगे? क्योंकि आने से क्या पहले है, हम लोग तो बदल गए हैं, अब इससे ज्यादा नहीं बदलेंगे। अच्छा, जितना बदलना था हम लोग बदल चुके हैं। अब हम मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने या कुछ और बन जाए, अब बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब भगवा पहन लिया है, फिर भगवा पहनने के बाद में जो बदलने की गुंजाइश थी वो सब खत्म हो चुकी है। अच्छा। आपने देखा होगा कि हमारे एक और भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो आज से 20 साल पहले भी ऐसे ही थे, आज भी वही भगवा पहनते हैं। क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ कलर है, ये कभी नहीं चेंज होता। मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, वो जब भी भगवा ही पहनेंगे, वो एक ही ड्रेस है। लोग अभी बीच में ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि मोदी जी ड्रेस बहुत चेंज करते हैं। हाँ, काफी महंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि जिस दिन योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन ये सवाल खत्म हो जाएगा। योगी जी ड्रेस चेंज नहीं करते, एक ही ड्रेस उनकी एक ही ड्रेस रहती है। आप कहीं भी देख लो, योगी जी के पास एक ही ड्रेस मिलेगी आपको, भगवा। एक ही ड्रेस और एक ही शस्त्र उनका, बुलडोजर। हाँ, वो फेमस हो चुका वो है। चेंज नहीं करेंगे। अगला बुलडोजर शायद पाकिस्तान में चलाएंगे योगी जी। तो हम जो है ना, चेंज की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। जितना चेंज होना था वो हो चुका है, अब कुछ भी चेंज ही नहीं होगा। भगवा के बाद में कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा योगी जी, जैसे आप खुद संत हैं और अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है, अभी हाल ही में जो किस्से हुए, मेरठ में जो किस्सा हुआ था कि नेवी ऑफिसर थे, वो उनको नीले ड्रम का बड़ा डर फैल गया था मार्केट में। मेरठ में तो शायद बैन भी कर दिया नीले ड्रम को, इतना डर हो गया है। तो अभी युवा पीढ़ी ये सब जो हालात हैं, विवाह को लेकर, शादी को लेकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। इवन अभी किसी से पूछोगे तो आप वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम खुद कमाएंगे, खुद पे खर्च करेंगे और खुद ही
इस दुनिया से चले जाएंगे, कम से कम ये डर तो नहीं रहेगा कि कोई हमें सूटकेस में पैक कर देगा तो कोई हमें नीले ड्रम में डाल देगा। तो बड़ा डर मचा हुआ अभी मार्केट में शादी को लेकर। तो आप क्या कहना चाहोगे अभी इस बात पे युवा पीढ़ी से? देखो, युवा पीढ़ी से यही कहना चाहेंगे कि देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, खुद को बदलने की आवश्यकता है। माँ बाप को चाहिए कि शिक्षा के साथ में है ना संस्कार भी बच्चों को दे। भाई ऐसे ऐसे कैसे संस्कार उनके माँ बाप ने उन बच्चों को दिए? इतनी मानसिकता खराब हो गई है। इतनी मानसिकता खराब हो गई। हम चाहते हैं, देखो, आप बच्चों को पूरी शिक्षा दिलवाइए, लेकिन शिक्षा के साथ में संस्कार भी दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि समय पे बच्चों के विवाह कर दीजिए। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चियां जो है ना 26 साल, 27 साल, 30 साल, 40 साल की बच्चियां हो गई, उनकी विवाह नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे भी 30-30, 40-40 साल के हो गए। पहले हमने देखा हमारे यहाँ 20 साल, 22 साल, हमारे यहाँ 21 साल सरकार ने निश्चित कर रखी है कि 18 साल की बच्ची और 21 साल का 21 साल का बच्चा। तो सरकार की तरफ से है कि आप इससे कम उम्र में नहीं कर सकते। ये एज आपकी तय हो गई है, आप इसके बाद कर सकते हैं, इस एज पे कर सकते बाद में जो है ना, जब सरकार ने 18 और 21 तय किए, तो हम चाहते हैं कि 21 यानी 22 तक हमको कर देना चाहिए। ये तो सरकार की तरफ से है, तो हमको 22 में कर ही देना चाहिए। उससे क्या होगा कि लड़की जब 19 साल की होगी तो इतनी मैच्योर नहीं होती, क्योंकि जब 40 साल की लड़की होती है तो वो अपने आप में इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो फिर फ्रीडम मिल जाता है उसको पूरा। फिर वो किसी और की बातें सुनने में पसंद नहीं उसको करते। इतना मैच्योर हो जाती है वो कि वो फिर अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती है। और हमारे जो संस्कार है वो ये कहते हैं कि हमको जो है ना किसी न किसी के एक उसमें रहना पड़ेगा। भाई हमसे बड़ा अगर कोई हमको सिखा रहा है तो उसको कुछ अनुभव होगा, क्योंकि अगर उन चीज़ों में आप नहीं सीखोगे, किसी की बात नहीं सुनोगे, अपनी मर्जी से ही चलोगे, तो रिश्ते कहीं ना कहीं तो खराब होंगे। और रिश्ते एक बार जब खराब होते हैं ना, और जब बुजुर्ग कोई सिखाने वाला नहीं, आजकल आपने देखा होगा सिंगल फैमिलियाँ हो गई है। हाँ। पहले हम लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे, तो हमारे चाचा ताऊ सबके हमको एक डर रहता था कि नहीं हमारे चाचा देख रहे हैं, हमारे मामा जी देख रहे नहीं करेंगे, हमारे घर के ही लोग क्या बोलेंगे, बड़े भाई साहब हैं, छोटे भाई साहब हैं, पापा हैं, चाचा चाऊ है। लेकिन अब है ना लोग जो है सिंगल फैमिली हो गए, यानी हम दो हमारे दो। और आजकल तो कुछ बच्चे हैं जो हम दो हमारा एक। कुछ बच्चे तो आजकल जो है ना 50-50 साल की उम्र तक बच्चे ही नहीं कर रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या है, अकेलापन जो है ना, जब कोई अकेला आदमी रहता है तो उनके बीच में अगर कोई आता है तो समझ लो उनके रिश्ते खराब होना ही है। तो आपका कहने का मतलब है कि मेरा कहने का मतलब है कि युवाओं को डरने की आवश्यकता नहीं है, सही उम्र में शादी कर लेना चाहिए, और माँ बापों का फर्ज बनता है कि उनको संस्कारित बनाए। और अगर आप शादी नहीं कर रहे हो तो आप फिर अच्छे धर्म की तरफ में चलो। लेकिन इस देखो, ये सांसारिक संसार का नियम है कि आप आए हो दुनिया में तो आपको संसार को चलाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ शादी करना चाहिए। अच्छा भाई, सन्यास का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भगवानों ने, सबने शादियां की है। आप भोलेनाथ जी को देख लीजिए, विष्णु जी को देख लीजिए, ब्रह्मा जी को देख लीजिए। वो एक सांसारिक जीवन का भी आपको अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि जब जीवन में अगर सांसारिक नहीं होगा तो आप संसार को कैसे समझोगे? तो ये जीवन का एक हिस्सा है, इसको करना चाहिए। लेकिन है ना कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेम उन सबका मतलब भी समझा देता है। हाँ। अच्छा स्वामी जी, वैसे अभी पॉडकास्ट हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है। अब ख़त्म करने से पहले एक कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये हमारे अपकमिंग चुनाव को लेकर के हैं जी। इस साल नवंबर में चुनाव होना है हमारे देश में, बिहार राज्य का। तो उसमें क्या लगता है, क्या योगी और मोदी जी की सरकार यानी बीजेपी सरकार जीतेगी या फिर इस बार हारेगी? देखो, वहाँ तो बीजेपी की और नितिन जी की मिलीजुली सरकार है, और अभी बीजेपी ने नक्की किया है कि नितिन जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, बोल दिया उन्होंने। अमित शाह जी ने बोल दिया है। अब अमित शाह जी ने बोल दिया है तो समझ लो नितिन जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। और मुझे लगता है जब नितिन जी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी तो फिर बिहार में कोई दूसरी पार्टी के आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो स्वामी जी, 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं, गुजरात के, पंजाब के, गोवा के, मणिपुर के, तो इनमें आपको लगता है क्या कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार फिर से कुछ कर दिखाएगी इस बार फिर से या फिर नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है,
वहाँ 100% 2027 में योगी जी की सरकार आएगी। हम्म, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे आप देख लो पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मणिपुर में हमारी सरकार है, तो वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई दूसरी पार्टी आ जाए। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और पंजाब इस बार हम छीन लेंगे। जिस पंजाब तरीके से हमने दिल्ली को छीना है, दिल्ली के सीएम वहीं भागे हैं इस वक्त। तो इसी तरीके से हम लोग जो है पंजाब को भी छीन लेंगे, क्योंकि हमारी रणनीति जो पूरी तैयार हो चुकी है। और केजरीवाल का तो आपने देखा ही है, पूरी पोल खुल गई है कि किस तरीके हाँ। से झूठ बोल बोल के इन्होंने लोगों को जो है बलगलाया है। लेकिन अब है ना, दिल्ली की जनता समझ गई है और पंजाब की जनता भी समझ रही है। तो इस बार पंजाब भी बीजेपी के हमारा हाथ। बिल्कुल बिल्कुल पंजाब भी हम लोग छीन लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है जनता के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। और जनता चाहती है कि जो देश हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो स्वामी जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। और आपका भी उम्मीद सबका बहुत करते हैं बहुत हम धन्यवाद। आपसे कि आपसे दोबारा जरूर मुलाकात होगी एक जी, अगले जी। पॉडकास्ट में। और हमारी जनता भी आपसे बहुत सारे सवाल जो आपसे पूछना चाहेगी, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो भी आप योगी जी 2.0 से जो सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।